जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सी जय गुलिया। आज की इस टैक्स की क्लास में, इनकम टैक्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों का साथ मेरे साथ होने वाला है कुछ क्लासों के लिए, जिसमें हम पूरा इनकम टैक्स डिटेल में जानेंगे। टीडीएस, जैसा कि आपके सामने ये पैम्पलेट लगा हुआ है, इनकम टैक्स पूरा का पूरा टीडीएस इस क्लास में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट, कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, पार्टनरशिप फर्म की, प्रोप्राइटर की, ये सारी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आरओसी, जो भी कंपनी की क्लासें होंगी, आपकी कंपनी की जो भी क्लासें होंगी, उसमें कैसे आप लोगों को आरओसी की कंप्लायंस करनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैसे कंप्लायंस होंगी, कौन कौन से फॉर्म्स जाते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे कि बताया, फेस टू फेस क्लासेस 5 जून, जो कि आज की डेट है, आज से बैच शुरू हो चुका है। साथ रहिएगा, हमारे लास्ट तक साथ रहिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक वास्ट नॉलेज लेके जाइएगा इस बैच से। इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स की फुल थ्योरी बताई जाएगी आपको, पूरा का पूरा थ्योरी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्लस इनकम टैक्स रूल्स 1962 साथ में पढ़ाए जाएंगे आपको डिटेल में। इनकम टैक्स रिटर्न्स बताई जाएंगी, किस पे कौन से रिटर्न एप्लीकेबल होती है, कैसे रिटर्न फाइल होते हैं, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करके दिखाया जाएगा। टीडीएस रिटर्न्स बताई जाएंगी, टीडीएस की कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी है, कैसे क्या करना है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। आरओसी फाइलिंग मैंने बता दी। इस क्लास में आपका अप टू 60% तक प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। दैट मीन्स कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताई जाएगी, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप सीए में इंटर में एडमिशन लिया हो आपने। ये क्लास किस किस के लिए बेनिफिट होगी, ये क्लास सीए इंटर और आईपीसीसी स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। अगर कोई बच्चा हमारी ये क्लास देख रहा है और वो सीए इंटर में है या आईपीसीसी में है, तो ये क्लास देख सकता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और जो अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में दिया जाएगा। अगर किसी को भी इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी इशू है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस मेल आईडी पे आप मेल शूट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास एक इंसिडेंट से मैं शुरू करूँगा। अब जैसे ही मैं कल गया हुआ था, पिछले 3-4 दिनों से मैं ऋषिकेश में था। मैं जैसे ही लक्ष्मण झूले के साथ में सीढ़ियाँ उतरती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे ही 3-4 जने बैठे हुए थे, तो मैं भी वहाँ जाके बैठ गया। तो ऐसे ही नॉर्मल एक डिस्कशन शुरू हुआ। तो वहाँ पे जाने के बाद जब उनसे डिस्कशन शुरू हुआ, तो ऐसे ही पता चला कि वो लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा, दैट मीन्स मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा, जी मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उन्होंने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या करते हैं, मतलब जॉब में है, प्रैक्टिस में है, टीचिंग करते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल में। तो मैंने कहा, सर अभी तक तो बेरोज़गार था, बट आने वाली 5 जून 2022 को मैं फुल रोज़गार हो जाऊंगा, रोज़गार मुझे मिल जाएगा। उन्होंने कहा, सर वो कैसे। मैंने कहा, सर 5 जून 2022 से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है। दैट मीन्स कि जब तक मेरी क्लासेस शुरू नहीं होती तब तक तो हम बेरोज़गार रहते हैं, जब क्लासेस शुरू हो जाती तो हमें रोज़गार मिल जाता है। तो आज से हम फुल फ्लेज रोज़गार में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं। और अब जो भी इनकम मेरी आएगी, जो भी ये पेन ड्राइव्स बिकेंगी, फेस टू फेस क्लासेस में जो बच्चे आएंगे, जो भी इनकम होगी उसकी पूरी की पूरी कंप्लायंस कैसे करनी है। जो भी मुझे इनकम हुई, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन सा टैक्स इस पे लगेगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। ये जो सॉफ्ट नोट्स हैं, आपको ऐसे सॉफ्ट नोट्स मिल जाएंगे, एकदम कलरफुल आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी कंटेंट रेड कलर में है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये मत सोचिएगा कि थ्योरी है, आप लोगों के काम आएगी, नहीं आएगी। एक बात की गारंटी देता हूँ, ये क्लास जब भी ख़त्म होंगी इनकम टैक्स की, तो आप कम से कम मार्केट में 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी इस क्लास में, कैसे आप लोगों को रिटर्न फाइल करनी है। साथ साथ में ड्यूरिंग द क्लास मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है, कैसे उन लोगों से फ़ीस चार्ज करनी है,
हाउ टू हैंडल क्लाइंट, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बताई जाएंगी। जैसा कि आपको पता ही है, इनकम टैक्स मैं यानी CA जय गुलिया पढ़ाएंगे आपको, और GST CA कपिल जैन सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला डाउट ये आता है, सर टैक्स है क्या? किस बात का टैक्स? टैक्स का मतलब क्या है? इस शब्द को ही समझना सबसे पहले कि बेस, देखिए एक बात जान लीजिए, अगर आपका बेस क्लियर होगा ना तो आप टॉप में भी आ सकते हैं। दैट मीन्स कि टॉप के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, या फिर टॉप के जो क्लाइंट्स से डील करनी है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी क्लाइंट के साथ डील करने में, कोई भी एग्जामिनेशन टैक्स का क्लियर करने में, हर जगह आपको दिक्कत आएगी। तो आपका बेस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि टैक्स कहाँ से आया है, क्या चीज़। अब मैं ऊपर ऊपर तो आपको पढ़ा सकता हूँ इनकम टैक्स ये है, ये आया था, ये आया था, लेकिन इसका एकदम निचोड़ करक्स क्या है, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे इसकी, और आपका टैक्स एकदम अच्छा बना देंगे। आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा टैक्स को पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अमेंडमेंट्स आती रहेंगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो चेंज होता रहता है। कभी नोटिफिकेशंस आ गई, कभी सर्कुलर्स आ गए। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बैच में कि नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, कब आते हैं, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, कब आता है, कौन इसको अप्रूव करता है, हम पे टैक्स क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है, कैसे लगाता है, भाई हम ही टैक्स क्यों दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इस क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, सर टैक्स है क्या और टैक्स लगाया क्यों जाता है? सबसे पहले व्हाट और व्हाई। सर क्या है टैक्स? टैक्स कुछ नहीं है, टैक्स एक ऐसी अमाउंट है जो हमारी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। ठीक है जी, ये तो होगा टैक्स, कर जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि लगाया गया आम जनता पे एक अमाउंट कि जी आप हमें इतना पैसा दीजिए हमें। सर हमसे क्यों लिया गया है? वो खुद नोट छाप लें और उन्हीं से वो पैसा ले लें, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है नोट छापने की? अब नोट छापने की अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है, तो वो वहीं से पैसा नोट छाप के ले ले वहीं से अमाउंट। ऐसा नहीं होता। अब मान के चलिए अगर मार्केट में इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए, वो इतना पैसा छाप दें, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पैसे की वैल्यू, उनके पैसे की वैल्यू, वहाँ की रुपीज़ जो भी है उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है। वहाँ पे इतने नोट लेके जाते हैं लोग, और तब 3 अंडे 1 दूध की थैली ये मिलता है। तो ऐसा हाल यहाँ पे तो नहीं है इंडिया में, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप लोग यही कहोगे, फिर फ़ायदा क्या उस करेंसी का? आप नोट छापते चले जाओ, छापते चले जाओ। ठीक, तो उस करेंसी की वैल्यू भी बनाए रखनी है हमें। तो सरकार ने क्या कहा कि जी हमें ये देश चलाना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा। अब पैसा लाए कौन? सरकार कहाँ से लाए? अब मान लीजिए आप जॉब करते हैं कहीं पे, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, चलिए मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मैंने ये बैच आज से शुरू किया है आप लोगों के साथ। अब मेरा घर परिवार चलाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो पैसा मैं कहाँ से लाऊं? मैं गुंडागर्दी तो नहीं कर सकता रोड पे कि जाके मैं छीनने लग जाऊं सबसे पैसा, वो मुझे ही धो देंगे कि आप कौन होते हो पैसा मांगने वाले। तो मुझे अपना परिवार चलाने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत होगी, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। कहाँ से लेके आऊँ? मैं तो काम कर सकता हूँ ना, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मेरी इनकम जनरेट होगी। बट अब सरकार को लीजिए, अब मेरा परिवार था, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, ये मेरा परिवार है। अब सरकार का परिवार कौन है? सरकार का परिवार पूरा हिंदुस्तान है। अब उसको हिंदुस्तान चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब मैंने तो काम कर लिया, मैं तो आपको टीच कर रहा हूँ, या फिर लेट से कुछ और काम कर लूँगा, कहीं पे जॉब कर लूँगा, वहाँ से पैसा अर्न कर लूँगा और अपने जो परिवार की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर लूँगा। लेकिन अब सरकार थोड़ी काम करती है।
सरकार में तो सिर्फ ये कहा जाता है कि जी हम तो मैनेज करेंगे, ना कि कमा के लेके आएंगे। और कमाने भी चले तो इतना बड़ा देश है, कैसे चलेगा। तो सरकार को, या पहले जो राजा महाराजा थे, उनको एक तरीका सूझा कि काम करते हैं, इस देश को चलाने के लिए किसकी जिम्मेदारी, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो लोग देश को चलाएंगे। अब उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, चाहे वो पानी हो गई, चाहे बिजली हो गई, चाहे सड़क हो गई, चाहे शिक्षा हो गई, चाहे अस्पताल हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ भी हुआ, हर तरह की वो फैसिलिटी यूज़ कर रहा है हिंदुस्तान में। तो उसको चाहिएगा कि जो जो उसने फैसिलिटी यूज़ की हैं उसके बदले में कुछ वो पे ऑफ करे। किसको पे ऑफ करे? गवर्नमेंट को पे ऑफ करे। अब सरकार तो ये कहते कि ये रोड बनाई जी हमने आप लोगों के लिए, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। अब सरकार कमा नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा देश है, कितनों के लिए कमाएगी सरकार? तो उन्होंने सिंपल ये किया कि जो भी बंदा, इंडिविजुअल पर्सन इनकम जनरेट करता है, उसकी इनकम का कुछ हिस्सा, लेट से 5% या फिर 10%, आप किसको दे दो? गवर्नमेंट को दे दो। बाकी में आप अपना फैमिली चलाओ। तो सरकार ने ये कहा 5 या 10% हमें टैक्स के रूप में दीजिए, उस पैसे से हम क्या करेंगे, इस देश को चलाएंगे, जिसमें क्या क्या होगा, आपके लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, डैम्स बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, हाईवे बनाए जाएंगे, फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाएंगे, आपके बच्चों की वहाँ पे पढ़ाई होगी कंसेशनल नॉमिनल चार्ज पे। आप लोगों को बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, बिजली प्रोवाइड की जाएगी, पानी प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये तो हो गया जी टैक्स। लगाया किसने? लगाया, सरकार ने लगाया। सरकार को इस देश को चलाने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए थी, ये हो गया, इसको एक इन्होंने नाम दे दिया टैक्स, कर, और ये इन्होंने आप लोगों से चार्ज किया और आप लोगों को ही फैसिलिटीज़ इसके बदले में प्रोवाइड की। ठीक है जी। क्यों लगाया गया? क्योंकि आप लोगों को सरकार ने फैसिलिटी देनी है, इसलिए आप लोगों को लगाया गया। तो चलिए देखते हैं एक बार, अभी तक कुछ पढ़ा हमने, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है आपका काम का आया। सबसे पहली बात, व्हाट इज टैक्स? टैक्स में लिखा गया कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। अब ये नहीं है कि राह चलता कोई भी बंदा आपसे टैक्स के रूप में पैसा वसूल कर सके, जी नहीं। वो जो भाव लोग होते हैं मुंबई में या फिर और कहीं, जो वो हफ्ता वगैरह वसूल करते हैं, वो इलीगल होता है, कभी भी लीगल नहीं होता वो। तो कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वही आप लोगों से पैसा ले सकती है। इट इज़ द फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, आपकी इनकम पे, कमोडिटी, जो भी आप माल वगैरह खरीदते, कमोडिटी मतलब माल, गुड्स। लेट से कोई पेन खरीदा है आपने, दूध खरीदा है आपने, ब्रेड खरीदे आपने, कोई गाड़ी खरीदी आपने, बाइक खरीदी आपने, कपड़े खरीदे, कुछ भी खरीदा है, कमोडिटी आपने खरीदी है, तो उस पे सरकार आपसे कुछ पैसे ले रही है। और एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, आप थिएटर्स में जाते हो, वहाँ पे मूवी देखने, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स ऐसा कुछ लगता है। तो ये तो हो गया जी व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज द कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ द फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी एंड एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी। वाई, क्यों लगाए जाते हैं?
Taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure of the society. Common welfare expenditure of the society. कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो भी है सोसाइटी के, रोड, डैम, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी मेट्रो, जो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए सरकार आप पे ये टैक्स लगाती है। टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मतलब बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार के लिए, इसलिए आप पे ये टैक्स लगाया गया है। विच आर यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मेरे एक्सपेंसेस थे, मुझे अपनी फैमिली के लिए उनकी ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनके रसोई के एक्सपेंस पूरे करने थे, उनके घर की ज़रूरतें पूरी करनी थी, बेड हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर, ये चीज़ें पूरी करनी थी। तो सरकार को भी तो ये सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस है वो पूरे करने। उसमें क्या क्या क्या, डिफेंस, सबसे पहले डिफेंस आ गया। आप लोगों की रक्षा करनी है, इस देश की रक्षा करनी है। सैल्यूट है उन फौजी भाइयों को जो लोग हमारी रक्षा करते हैं सरहद पे खड़े होके धूप में। उनके लिए उनके ड्रेस, जो ठंड में खड़े होते हैं -डिग्री टेम्परेचर में, उनके लिए ऐसे कपड़े, ऐसे क्लोथ्स डिज़ाइन करवाना, स्पेसिफिक कपड़े, वहाँ पे उनकी सैलरी देना, ताकि वो जो हमारे फौजी भाई सरहद पे खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ ठीक से अपने घर पे गुजारा बसर कर सके। एजुकेशन, जो भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसको कंसेशनल रेट पे पढ़ाया जाता है, एक बहुत नॉमिनल चार्ज पे पढ़ाया जाता है। हम भी जिस टाइम पे अपने स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, 12th तक मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की थी। अब वहाँ पे कितनी फ़ीस चार्ज होती थी? 60 रुपये। मेरी जो गवर्नमेंट फ़ीस थी वो 60 रुपये 3 महीने के लगती थी। लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं, बिजली हो गई वहाँ पे, पानी हो गए, पियोन हो गया, प्रिंसिपल हो गए, उनका सैलरी कहाँ से आएगी? जो हमारे 30-30 रुपये हैं या 60-60 रुपये हैं, उनसे तो नहीं निकल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी हाई होती है। तो उनको कहाँ से पे होगा? यहीं से पे होगा ना, आपके जो टैक्स लिए सरकार ने आपसे। हेल्थ, हॉस्पिटल्स हो गए, आपको फ्री दवाइयाँ दी जाती है, फ्री चेकअप होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ की बिल्डिंग्स, उनकी मेंटेनेंस है। कहाँ से पैसा आएगा? आपसे ही पैसा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी, रोड्स, डैम्स, एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए हाउस। अगर आप अपने घर में रहते हैं, उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? जो घर का करता है, मुखिया है, वो हमेशा, आपके जो फादर साहब हैं, या जो आपके घर में जो अर्निंग पर्सन है, आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर होगी, कोई भी जो पर्सन है आपके घर में जो पैसे कमा के लेके आता है, वो उस कॉस्ट को बियर करता है। लेकिन जो सोसाइटी में आप रहते हो, उस घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, एक सोसाइटी का पार्ट बनते हो, उसका खर्चा कौन बियर करेगा? उसका खर्चा गवर्नमेंट बियर करती है। तो ये तो हो गया जी 2 बेसिक चीज़ें। हाँ जी, समझ आया आपको? कुछ हेल्पफुल है? चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया जी टैक्स क्यों लगाया गया, क्या होता है टैक्स। एक बेसिक सी चीज़ थी, ताकि कोई पूछे तो आपको पता रहे। ये फंडामेंटल्स हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे काम की चीज़ क्या है, ये तो हमें पहले से ही पता था। इस 4-6 लाइनों में भी आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चली होंगी। आपके बेस बहुत क्लियर होने हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ये पुराने एग्जाम्पल्स में यूज़ करता रहूँगा। आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है टाइम टू टाइम, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अगर आप, एक बिल्डिंग है, उसकी नींव अगर कच्ची रह गई, वो बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए। फर्स्ट डे, आज की फर्स्ट क्लास है, जो भी पढ़ाया जाए एकदम ध्यान से सुनो, एकदम आपके, मैं तो ये कहता हूँ, जब ये बैच ख़त्म हो और आपका ब्लड टेस्ट लिया जाए, तो उस ब्लड में से सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, आप तुरंत ऐसे बोलने चाहिए, ऐसे, ताकि क्लाइंट आपके सामने जब बैठा हो, आप एकदम से फटाक से जवाब दो कि सर इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है। सेक्शन तक याद करवा दूंगा मैं आपको। इसीलिए मैं कह रहा था, जिस दिन ये बैच ख़त्म होगा, उस दिन आप 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ के बंदे होंगे। बस साथ बने रखिएगा, बातों पे ध्यान रखिएगा।
इसकी गारंटी मेरी है। आगे कहता है कि जी चलो मान लिया टैक्स सरकार लगाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए लगाएगी, ठीक है, लेकिन इस सरकार को पावर किसने दी? मैं लगा देता हूँ जी टैक्स, क्या जा रहा है, मैं लगा देता हूँ टैक्स, मैं चला लूँगा देश को, सबसे चार्ज मैं करता हूँ, सरकार ही क्यों चार्ज करे? और कोई डिपार्टमेंट बना दो फिक्स है कि जी ये डिपार्टमेंट फिक्स है, ये टैक्स चार्ज करेगा। सरकार को क्यों ये वो दिया गया पावर? तो ये जो पावर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान जो है हिंदुस्तान का, उसमें दी गई है। आर्टिकल 265 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, COI का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा COI है, तो जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो ऐसे बटा हुआ है सेगमेंट में। तो जो उसका आर्टिकल नंबर 265 है, अब ऐसे कि देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए हमने संविधान लिख दिया अपना, तो ये तो ज़रूरी नहीं कि कोई सी बात कहीं भी लिख दी जाए, तो आप पढ़ोगे कैसे? अब लेट से आपने टैक्स से रिलेटेड संविधान में कुछ पढ़ना था, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड संविधान में कुछ पढ़ना था, तो उसको नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिना नंबरिंग के मुझे नहीं पता चलेगा, इतना मोटा संविधान होगा यार, मैं कौन सी बात कहाँ जाके पढ़ूँ। तो इसीलिए उसमें आर्टिकल्स बनाए गए, यूनियन लिस्ट लिस्ट बनाई गई, फिर उनको बाद में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में बांट दिया गया। तो हमें आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना है और वहाँ देखना है, वहाँ क्या बात लिखी है। वहाँ लिखा हुआ है दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लॉ बनाती है, वही हमसे टैक्स चार्ज कर सकती है, उसके अलावा मैं या आप टैक्स चार्ज नहीं कर पाएंगे। कहीं आप रोड पे खड़े होकर कहने लग जाओ कि जी चलो जी मैं टैक्स चार्ज करता हूँ, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, डंडे लगाएगी वो अलग से। Thus, to levy any tax, a law needs to be framed by the government. गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। पार्लियामेंट, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, SG are empowered to levy tax by virtue of Article 246 of Constitution of India. 265 आर्टिकल में तो ये बात लिखी गई थी कि टैक्स कौन चार्ज करेगा? गवर्नमेंट चार्ज करेगी। लेकिन 246 आर्टिकल में क्या लिखा गया कि उसमें भी कौन चार्ज करेगा? पार्लियामेंट अलग चार्ज करेगी, स्टेट अलग चार्ज करेगी। उसमें लिस्ट बना दी गई है। एंट्री 82 जो उसमें है, 246 जो आर्टिकल है उसके 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 26, उसमें शेड्यूल्स भी हैं। फिर तो आप इनको ज़्यादा ध्यान मत रखिए, ये कोई काम के नहीं। आर्टिकल 246 में क्या है क्या नहीं है, बस मैं आपको ये बैकग्राउंड बना रहा हूँ इसका, ताकि पता हो कि टैक्स कहाँ से आया था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका बेस क्या है। अब कल को आपसे कोई भी पूछ ले कि टैक्स क्या, कहाँ से आया था, क्यों ले रहे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जी संविधान में लिखा हुआ है, अब वहाँ आर्टिकल्स हैं, उसमें लिखा रहता है 7th शेड्यूल में। एंट्री 82 एंट्री नंबर, यूनियन लिस्ट में, पार्लियामेंट टू लेवी टैक्स ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। हमारे किसान भाइयों के लिए इन्होंने संविधान में ही छूट कर रखी है कि अदर देन एग्रीकल्चर इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और लगेगा तो उसका स्पेसिफिक एक तरीका दिया गया, मोस्टली उसमें एग्जम्प्ट होती। हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे, पढ़ते रहेंगे दम लगा के क्या है, कैसे टैक्स लगता है, किस किस चीज़ों पे टैक्स लगता है। अभी हो सकता है आपके कुछ डाउट आ रहे हों, यकीन मानिए जब तक इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक चैप्टर्स हैं, तब तक ये ख़त्म होगा, आपके सारे डाउट बेसिक से रिलेटेड ख़त्म हो चुके होंगे। या फिर अगर आपका कोई थोड़ा उससे हाई लेवल का डाउट है तो आने वाले क्लासों में वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। यूनियन लिस्ट CG हैज़ एक्सक्लूसिव पावर। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको हम CG भी बोलते हैं शॉर्ट में। हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स कंटेंड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट इस टाइम पे जो मोदी साहब बैठे हुए हैं उनके पास अलग से पावर यूनियन लिस्ट में कि जी
आप इन इन चीज़ों पे टैक्स चार्ज कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली की, अगर मैं, दिल्ली तो खैर यूनियन टेरिटरी है, चलो मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के सीएम है, उनको अलग एक्सक्लूसिव पावर दी गई है स्टेट लिस्ट में कि जी आप इन इन चीज़ों पे ये टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन किस कायदे में टैक्स चार्ज कर सकता है। ऐसा तो नहीं आप बेवकूफ़ बन के टैक्स पे कर रहे हैं। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। अब बात आई, देखिए गला भी सूख गया, पानी पी लेते हैं एक बार। अब बात आई, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे व्हाट और व्हाई, कि जी क्या था, क्यों लगाया गया, कौन लगाता है। अब बात आई कि सर सीए जयगुलिया तो इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं, कपिल जैन सर जीएसटी पढ़ा रहे हैं, है क्या चीज़ ये, डिफरेंस क्या है इनमें, समझ नहीं आया। मतलब जीएसटी अलग बना दिया, इनकम टैक्स अलग बना दिया, कस्टम एक्ट अलग बना दिया, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है चीज़ों को, इतने टैक्स लगा दिए हम पे। सरकार यहाँ पे कहती है कि हम आप पे दो तरह के टैक्स लगाते हैं। एक हो गया इनकम टैक्स, एक हो गया जीएसटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए सरकार ने कहा कि जी हम आप पे दो टैक्स लगा रहे हैं, मोटा मोटी जो अभी तक आपको नॉलेज है, क्योंकि आप पढ़ने आए हो या फिर मार्केट में आप सुनते भी होगे। तो सरकार ने कहा कि हम आप पे दो तरह के टैक्स लगाएंगे, एक इनकम टैक्स लगाएंगे, एक जीएसटी लगाएंगे। इनकम टैक्स कौन पढ़ाएगा? सीए जयगुलिया पढ़ाएंगे। और जीएसटी कौन पढ़ाएगा? कपिल जैन पढ़ाएंगे। लेकिन सर डिफरेंस क्या है? एक ही बंदा दोनों टैक्स क्यों नहीं पढ़ा देता? और दो, पहले तो हमें डिफरेंस समझाइए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जीएसटी क्या है और इनकम टैक्स क्या है। देखिए, इनकम टैक्स उस बला का नाम है जो आपको ईयरली लगती है मोटा मोटी तौर पे, और जीएसटी उस बला का नाम है जो आपको मंथली भी लग जाती है, क्वार्टरली भी लग जाती है, और हो सकता है ईयरली भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहला डिफरेंस, जो आपसे, कई बार आपने देखा होगा, अगर आप अभी तक अकाउंटेंट का काम नहीं करते हैं या फिर अभी आप सीपीटी या फाउंडेशन क्लियर करके आए सीए इंटर में, तो आपने देखा होगा कि एक टैक्स है जो आपके आस पड़ोस के अंकल आपसे रिटर्न फाइल करवाने आते होंगे साल में, जुलाई में वो आते होंगे एकदम कि बेटा मेरी ये रिटर्न फाइल करनी है। तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, वो साल में भरी जाती है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न। लेकिन जो हर महीने भरी जाती है उसको जीएसटी की रिटर्न बोलते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, या क्वार्टरली जो भरी जाती है। तो मेनली जो हमारे अकाउंटेंट भाइयों का जो सीए प्रोफेशन में है, उनका जो रेवेन्यू आता है वो यहाँ से आता है, मंथली जो रेवेन्यू आता है। और जो साल में जून जुलाई अगस्त में जो रेवेन्यू आता है वो इनकम टैक्स से आता है। ये रेकरिंग रेवेन्यू है आपका, हर महीने आता रहेगा। अभी रिटर्न फाइल हुई, फिर अगले महीने फिर रिटर्न फाइल होगी, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी साल में जाएगी। सर आपने रिटर्न का तो बता दिया, डिफरेंस तो बताओ, है क्या इनमें डिफरेंस? देखिए, जो इनको जो सरकार ने नाम दिया, सरकार कहती है टैक्स हम दो तरह के बना देते हैं, ठीक है जी। एक डायरेक्ट टैक्स, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा साथ में, जब भी ये क्लास देखें, ये जो भी मैं छोटे छोटे चार्ट बना रहा हूँ, आप अपने चार्ट साथ बाय साथ बनाते रहिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है अभी कोई मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपके दिमाग से स्किप कर जाए, लेकिन कल परसों एक साल बाद जब आप वो नोटबुक खोलेंगे और वो एग्जांपल देखेंगे, आपके दिमाग में यहाँ छपे होंगे एकदम, यहाँ, वादा है मेरा आपसे। दूसरा उन्होंने बोला
सरकार ने। अब सरकार को राइट दिया था, ये मैंने पढ़ा दिया। सरकार कहती है चलो जी हम बनाते हैं फिर टैक्स। सरकार कहती है एक डायरेक्ट बना देते हैं, एक इनडायरेक्ट बना देते हैं। बोला जी दो क्यों बना दिए, एक ही टैक्स लगा के नक्की करो ना, खत्म करो। वो कहते हैं कि जो भी आप अपनी इनकम जनरेट करते हो सालाना, आप कहीं पे जॉब करते हो या आपने कोई अपना गुड्स बेच दिया, गुड्स मतलब जो बिजनेस का ना होके कैपिटल एसेट्स बेच दी। कैपिटल एसेट्स का मतलब है, ये सारी चीज़ें डिटेल में दोबारा डिस्कस करूंगा मैं। कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं, गुड्स किसको कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। लेट्स से आपने अपनी गाड़ी बेच दी, घर का फर्नीचर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, मकान बेच दिया। आपके पास 5-6 मकान थे, आपने एक मकान बेच दिया। सरकार कहती है इस पर डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, कैपिटल गेन, जो कि इनकम टैक्स में आता है। और अगर आप बिजनेस करने बैठे हो, बिजनेस किस चीज़ का, कपड़ों का डील करते हो, आप टेक्सटाइल में डील करते हो, आपके पास कस्टमर आता है आप बेच देते हो, कस्टमर आता है फिर बेच देते हो। या फिर आपके पास दूसरा कोई लेट्स से आउटलेट है किसी चीज़ का, जूतों का शोरूम है आपके पास, कोई कस्टमर आया, ग्राहक आया, आपने जूते बेच दिए। वहाँ पे आप इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकते दोस्त, वहाँ पे आप चार्ज करोगे जीएसटी, क्योंकि उस पर जीएसटी लगाया जाता है। तो दो जो टैक्स बनाए सरकार ने, एक डायरेक्ट बनाया, एक इनडायरेक्ट बनाया। इनडायरेक्ट में एग्जांपल हमने जीएसटी लिया था, डायरेक्ट में हमने इनकम टैक्स लिया था। टाइप्स ऑफ टैक्स, देखिए यहां से थोड़ा सा टेक्निकल होना शुरू हो गया है। अब हो सकता है कल को आपसे कोई क्लाइंट आपका बैठा हुआ सामने, या फिर आपके कोई भी एग्जाम में ये बात पूछ ली जाए कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के टैक्स हैं मार्केट में, 1, 2, 3, 5, 7 अलग अलग टैक्स क्यों हैं। अभी आपने सुना होगा एक भारत एक टैक्स, मोदी जी का नारा था 1 जुलाई 2017 को। तो अब ये दो टैक्स किस बात के आ गए सर? वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे मोदी साहब। वन नेशन वन टैक्स की जो बात चल रही थी, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं मोटा मोटी हम सबको एक टैक्स बना देते हैं, जीएसटी, और जो डायरेक्ट टैक्स हैं उसको अलग रख देते हैं। सर डेफिनेशन पढ़ाओ एक बार। इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, कोई भी बंदा है उसकी इनकम या फिर वेल्थ पे टैक्स लगता है तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो डायरेक्ट लगा है, डायरेक्ट। जैसे मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, अगर मेरी वहाँ से सैलरी आई तो वहाँ पे क्या चार्ज होगा? डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो मुझ पे डायरेक्ट लगेगा, सरकार मुझसे डायरेक्ट लेगी। जो साल में आपके पास अंकल आते हैं जुलाई अगस्त में, वो कहते हैं आप कि हमारी रिटर्न फाइल कर दो, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इफ टैक्स इज लेविड, if tax is levied on the price of a goods और सर्विस, सर्विस कौन सी? इस टाइम पे जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा हूँ। आप कल को अगर आप कहो कि सर हमारे हाथ क्या आया, आपके हाथ तो कुछ नहीं आ रहा, मैंने आपको कोई माल थोड़ी दिया, कोई गुड्स थोड़ी दिया, मैंने तो सिर्फ आपको सर्विस दी, एक नॉलेज शेयर की आप लोगों के साथ, आप लोगों को एक अलग लेवल से एक अलग लेवल तक पहुंचाया। लेट्स से आप यहाँ थे आज के टाइम पे टैक्स की नॉलेज में, मैं आपको यहाँ पहुँचा दूंगा, यहाँ ले आते हैं, यहाँ पहुँचा दूंगा। तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको करके दिया, ये मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, कोई मैंने गुड्स नहीं बेचा आपको। गुड्स क्या बिकता है? लेट्स से आप कार खरीदने गए, सर कार कौन सी? यार अगर रखने हैं तो बड़े सपने रखो ना, छोटे सपने क्यों? ऑडी वोडी खरीदने गए, BMW वगैरह। अब जो आप खरीदने जाओगे वहां पे गाड़ी, या फिर आप बुलेट खरीदने गए, बाइक, या फिर आप अरमानी के कपड़े पहनने गए, एक बात ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, सपने देखो बड़े देखो, छोटे सपने ही नहीं देखने। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे ना, BMW अरमानी तक,
तो ये बात ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं उसके लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे। वोल्क्सवैगन तो खरीद ही लोगे, फोर्ड की महंगी गाड़ियाँ तो खरीद ही लोगे, अगर BMW की नहीं खरीद पाए तो हमेशा अपने एम ऊपर रखिएगा। ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, एग्ज़ाम फोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रैक करेंगे, बड़ा हाथ लगाओ बड़े को। अब जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूं, मैंने शुरुआत में CA करने की ठानी। मैंने कहा जी कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे, वरना जी हमसे ही SSC वैसेससी की कोचिंग तो लीन नहीं जानी, नहीं गुजर बसर नहीं हो सकता जी। 35, 40, 50 हज़ार, 80 हज़ार में क्या गुजर बसर करोगे? अगर 2 बच्चे हो जाते, स्कूल की फ़ीस इतनी हो जाती, ट्यूशन फीस। एक गवर्नमेंट जॉब में बंदा, मेरा जो अपना व्यू है, मेरी जो क्लासों में व्यू होंगे, अगर किसी को कुछ गलत लगे तो मेरी पहले से ही सॉरी है, हाथ जोड़ के, सब मेरे अपने व्यू होंगे वहाँ पे। एक गवर्नमेंट जॉब में बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता ताउम्र में? एक घर बना लेगा, एक गाड़ी ले आएगा और एक अपने बच्चों की शादी कर देगा। तीनों चीज़ें कभी भी टॉप नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना। गाड़ी कभी भी BMW नहीं खरीद सकता अगर ईमानदारी की कमाई है तो, या किसी भी जॉब की अगर मैं बात कर लूँ जो एक हिंदुस्तान में एवरेज की, अब तुम कंपेयर करने लग जाओ गूगल के CEO से, सुंदर पिचाई से, तो वो एक मैटर ही अलग हो गया। अमूमन तौर पे मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। दूसरा, घर भी आलीशान नहीं बना सकता कि उसने बहुत आलीशान घर बनाया, दुनिया दूर दूर से देखने आ रही। शादी, बच्चों की शादी जो करेगा वो भी ऐसा नहीं है कि फिल्म स्टार उसने बुला दिया शादी में, एक बहुत बड़ी ग्रांड पार्टी दी है, नहीं, एक नॉर्मल शादी है। तो अपना एम थोड़ा हाई रखिए ज़िंदगी में, कहने का मकसद यही है। कोई बिजनेस कीजिए, जॉब करनी है तो एकदम हाई लेवल की जॉब कीजिए, टॉप मैनेजमेंट में जो जॉब्स आती हैं वो कीजिए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की मैं अब बात कर रहा था, यहाँ पे चले गए थे कहीं टॉपिक से थोड़ा सा भटक के, दोबारा आ जाते हैं। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किस पे पड़ा? अगर मैंने सैलरी कमाई तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा जी? मुझ पे ही पड़ेगा। टैक्स किसको देना होगा? आपको ही देना होगा। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं, आपका अपना शोरूम है किसी चीज़ का, तो जो गुड्स आपने खरीदा है, या फिर जो BMW आप खरीदने गए थे, ऑडी जो खरीदने गए थे शोरूम में, उस गाड़ी पे जो टैक्स लगेगा क्या उस शोरूम वाले को देना है? वो तो जो लास्ट कंज्यूमर है। अगर मैं BMW खरीदने जाता हूँ शोरूम पे और शोरूम वाला कहीं मैन्युफैक्चरर से खरीद के लेके आया होगा, शोरूम वाले का कोई रोल नहीं है। टैक्स जो लास्ट 28% GST होगा उस गाड़ी पे, वो मुझे देना है, ना कि शोरूम वाले को। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स था जो सीधा आप पे लग रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स जो घुमा के लगाया गया है, मतलब बीच में बहुत से ब्रोकर वगैरह थे, कोई भी कमीशन एजेंट थे, सबको हटाया के लास्ट में जो फाइनल कंज्यूमर है उस पे जो लगाया गया उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट हमेशा ध्यान रखना आप पे लगाया जाएगा, सरकार का और आपका सीधा कनेक्शन होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा उसमें टैक्स घुमा के लगाया जाएगा, आपके बीच में कई पार्टियाँ होंगी, उन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो सिर्फ टैक्स देंगे अपने प्रॉफिट पे। लेट्स उन्होंने मैन्युफैक्चरर से, BMW वाले ने मैन्युफैक्चरर से वो गाड़ी लेट्स से 100 रुपये में खरीदी थी और उसने 110 में आपको बेच दी, तो आपको तो टैक्स 110 पे ही देना है, शोरूम वाले को 10 रुपये पे देना, जो 100 रुपये और 110 का डिफरेंस था। तो लास्ट फाइनल बर्डन किस पे पड़ा? इन सारी चीज़ों को डिटेल में एग्जाम्पल से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है इस क्लास में, ताकि जो एग्जाम्पल से स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके। तो कोई भी आप गुड्स खरीदने गए थे, चाहे कोई बाइक खरीदने गए थे, हायाबुसा, बुलेट, BMW की भी बाइकें आती हैं, कोई भी जो आप बाइक खरीदने गए थे, तो वो जो खरीदी जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसी पे लगेगा। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स ऑन द सेम पर्सन, मतलब डायरेक्ट टैक्स सेम पर्सन पे लगेगा, और इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ द टैक्स आर द डिफरेंट पर्सन। मतलब पहले मैन्युफैक्चरर ने बनाया, फिर डीलर को दिया, डीलर से सब डीलर को आया, सब डीलर से फाइनल कंज्यूमर पे आया।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं आगे, जिसने जितना प्रॉफिट ऐड किया उतने पे वो टैक्स देंगे, और लास्ट में जो फाइनल कंज्यूमर है वो पूरी वैल्यू पे टैक्स देगा उसकी। अगर कोई चीज़ शुरुआत में 100 रुपये से चली थी मैन्युफैक्चरर से, फिर ट्रेडर, डीलर, सब डीलर, ब्रोकर, इनके थ्रू आती आती वो चीज़ 100 रुपये की 200 रुपये की हो जाती है। तो जितना उन लोगों ने प्रॉफिट ऐड किया है 100 रुपये, 100 से 200 का जो डिफरेंस है, तो वो उन पे टैक्स देंगे और टोटल पे हमें देना पड़ेगा। इसका जो डिफरेंस होता है इनपुट वगैरह का, जो आउटपुट वगैरह का जो डिफरेंस है, वो आप जीएसटी की क्लास में सीखेंगे। कपिल जैन सर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेविड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टाइम ऑफ कलेक्शन ईयरली बेसिस, अभी जो पीक सीजन आने वाला है, क्लास फटाफट ख़त्म कीजिए ताकि आपकी अर्निंग अभी से शुरू हो सके। आप मार्केट में जाओ कि जी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ईयरली बेसिस पे, आपको सारी रिटर्न प्रैक्टिकली इस क्लास में सिखाऊंगा। ITR 1 किसके लिए होती है, 2 किसके लिए होती है, 3 किसके लिए होती है, 4, 5, 6, 7 एक्सेप्शंस क्या है, किन पे कौन सी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अब क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की कमी के कारण कुछ हमारे भाई रिटर्न गलत फाइल कर देते हैं। लेट से ITR 1 जानी थी, उसका 2 लगा दी, 2 वाले की 4 लगा दी, 4 वाले की 3 लगा दी, गलती से कोई मिस्टेक हो गई, अगले का क्लाइंट का नोटिस आ जाता है, आपका तो मार्केट में नाम खराब हो गया ना कि जी इनसे काम करवाओगे तो नोटिस आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको परफेक्ट नॉलेज होना, और वो परफेक्ट नॉलेज आपको इनकम टैक्स की इस क्लास में ज़रूर मिलेगी। टाइम ऑफ कलेक्शन ईयरली बेसिस पे, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो GST वगैरह है, कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, परचेज ऑफ द गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जब भी सर्विस रेंडर की जाएगी, रेंडर का मतलब दी जाएगी सर्विस, उस टाइम पे टैक्स कलेक्ट होना है, और जब भी सेल परचेज होगा गुड्स का तब दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया था, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, और GST और कस्टम ड्यूटी। कस्टम GST वगैरह आप सर की क्लास में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स वगैरह हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, अब ये होगी जी टैक्स की बातें। मोटा मोटी मैं 5 मिनट में अगर सम अप करूँ, टैक्स क्या होता है, कौन लगाता है, कहाँ ये पैसा जाता है हमारा, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, ये मैंने आपको सम अप करके अभी तक समझा दिया है। बेस आपका स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, इस टाइम पे बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि जो आने वाली क्लास से आपको तुरंत यूं ग्रेस अप करोगे आप चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ। आज की क्लास में मोटा मोटी थ्योरी रखेंगे, क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, लाइट रखेंगे, क्योंकि एकदम से आप एट ए स्ट्रेच क्लास नहीं ले पाओगे, एट ए स्ट्रेच नहीं बैठ पाओगे। धीरे धीरे आपकी हैबिट बिल्ड कर देंगे ज़्यादा क्लास लेने की, ज़्यादा टाइम तक आप बैठोगे, आपका इंटरेस्ट बना देंगे। हो सकता है आज थोड़ी सी बोरियत हो, हल्की सी, क्योंकि थ्योरी होता है। थ्योरी जब भी पढ़ाते हो बोरियत होती है, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा हम इसको एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एंटरटेन करने का जिम्मा फिल्म स्टारों का होता है, हमारा सिर्फ नॉलेज देने का होता है, बट स्टिल आपका मूड ठीक रहना चाहिए। अब बात आई कि जी वाई, व्हाट, क्या, सब कुछ हो गया। अब इनकम टैक्स में क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, सबको ना कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे नाम का मतलब सर, जैसे आपका नाम चिंटू, मिंटू, शिंटू कुछ भी हो सकता है, रामलाल, श्यामलाल। तो इनकम टैक्स ने भी कहा चलो जी हम सबको ना कुछ नाम देंगे। सर मतलब हमारा नामकरण दोबारा नहीं बेटा, नामकरण दोबारा नहीं है। एक नाम तो आपको आपके माँ बाप ने दिया था, अब मैं हूँ। जैसे एक नाम तो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, जय गुलिया। दूसरा नाम CA इंस्टीट्यूट ने दिया, CA और लगा दिया नाम के आगे, CA जय गुलिया। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है जी अगर आप इनकम टैक्स के साथ डील करते हो, देखिए मोस्टली हम इनकम टैक्स की ही बातें करेंगे क्योंकि आपकी क्लास इनकम टैक्स की है। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, अगर आप हमसे डील करते हो, हमें तो बुला दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार, आप लोगों ने हमें नाम दे दिया,
लेकिन हम भी तो आपको कुछ नाम दें। हम आपको क्या कह के बुलाएं? अगर हम आपसे डील करते हैं, हम आपको क्या कहें? आप कहोगे जी हमारे नाम से बुलाओ। अब इतने नाम हैं, अगर कहीं भी कोई केस चलता है, लेट से किसी का स्क्रूटनी में केस आ गया। स्क्रूटनी में केस का मतलब होता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की सालाना, जो अभी हम बात कर रहे थे, और आपने इनकम टैक्स ने आपको पकड़ लिया कि जी आपने तो ये गलत फाइल कर रखी है, तो उसको स्क्रूटनी में लेके आते हैं, उसको स्क्रूटनी बोलते हैं। जब असेसमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एक काम करते हैं, हम आज से आपको बुलाएंगे SSC, ASSEEE, SSC। क्या बुलाएंगे? SSC बुलाएंगे। ये जो टर्मोलॉजी है, ये आप अपने क्लाइंट के साथ भी बरकरार रखिए, क्योंकि इससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप CA इंटर में हैं और CA बनने के बाद एक तो आप मिस्टर राम के साथ ये हुआ, एक आप SSC के साथ ये हुआ, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी आता है। तो अपने जहन में ये बातें धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कीजिए अभी से, ताकि आगे फ्यूचर में चल के आपको अच्छी अर्निंग हो। देखिए जो दिखता है वो बिकता है, ये बात बहुत सच है। आपकी अटायर से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से आप उतने पैसे अर्न कर सकते हो, जितनी अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होती चली जाएगी। तो उन्होंने कहा, किसने कहा? गवर्नमेंट ने, कि आप तो हमें गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुला देते हो, हम आपको बुलाएंगे SSC। SSC मतलब, SSC का मतलब है कि कोई भी एक बंदा जो भी हमसे डील करेगा इनकम टैक्स में, हम उसको SSC बुलाएंगे। इससे पहले एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा नाम दिया सरकार ने, तो सरकार जो भी नाम देती है, डेफिनेशंस जो भी होती हैं, हर एक्ट की बता रहा हूँ, हर एक्ट की, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एक्ट, GST एक्ट, कोई भी एक्ट हो हिंदुस्तान में, कोई भी एक्ट जो भी बने, सरसाई, फेमा, जो भी आप जो भी एक्ट का नाम लोगे, उसमें जो सेक्शन 1 होता है, फिर सेक्शन 2 होता है। सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में। अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे हमने बात की थी अभी कुछ टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि जी कुछ बातें जो कहाँ लिखी गई हैं मुझे कैसे पता चलेगा, तो ऐसे ही इनकम टैक्स में आर्टिकल्स, जो आर्टिकल 246 था, वैसे आर्टिकल ना बना के इन्होंने सेक्शंस लिख दिए कि जी ये सेक्शन में ये बातें लिखी गई। जो होता है ना वकील साहब एकदम सेक्शन के साथ बोलते, धारा जिसको हिंदी में बोलते, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सेक्शंस बनाए, उस सेक्शंस के अंदर अपनी बातें लिखी। सेक्शन 1 हमेशा एक्ट का नाम बताएगा कि जी इस एक्ट का क्या नाम है, ईयर बताएगा, ये किस साल में आया था। मोस्टली एक्ट में इंडिया में यही होता है, और आपको भी ये बात पता रहनी चाहिए। सेक्शन 2 होता है, वो मोस्टली डेफिनेशंस का होता है, उसमें डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशन मतलब इस एक्ट में जो आप इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हो, किस चीज़ को क्या कहा गया है। मैं एक बंदा हूँ, मैं CA जयगुलिया हूँ, मुझे पता है, लेकिन डिपार्टमेंट मुझे क्या बुलाएगा, SSC बुलाएगा। SSC को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया होगा। कैपिटल असेट्स क्या होती है, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया होगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सारा जो कुछ। अगर आपको कभी भी ध्यान रखना, कोई भी आप लॉ पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता कि जी इस एक्ट में इस वर्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले आप उस एक्ट का सेक्शन 2 देखिए, उसको वहाँ पे जरूर डिफाइन किया गया होगा। उसके बाद उसका जनरल मतलब लीजिए, अगर वहाँ नहीं लिखा गया है तो इन्होंने सेक्शन 2 में लिखा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, कि SSC एनी पर्सन बाय हुम, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी, बाय हुम जिसके द्वारा
एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। पेबल मतलब जो पे करनी है, अभी पे नहीं की है, जो पे करनी है अभी पे नहीं की है। एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स, कोई भी टैक्स, या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी। एनी अदर सम ऑफ मनी का क्या मतलब है सर यहाँ पे, आप बताएंगे? कोई भी एक मनी, जो पूरा पैसा जो हम देते हैं उसका एक समरी। नहीं, वो नहीं। कोई भी टैक्स तो उसने बोल दिया, टैक्स तो स्पेसिफिक हो गया, मैंने आपको बताया था 5% 10% टैक्स लेगी सरकार आपसे। उसके अलावा मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी, आप टैक्स के दायरे में आते थे, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, या फिर आपने टैक्स ही नहीं भरा सरकार को, तो सरकार आप पे कुछ पेनल्टी लगाएगी। उस पेनल्टी को क्या कहेंगे? एनी अदर सम ऑफ मनी। मतलब ये कहना चाहता है अगर सरकार का किसी भी पर्सन से हिंदुस्तान में इनकम से रिलेटेड कोई भी मैटर है, इस एक्ट में अगर वो फॉल करता है और उससे सरकार का कुछ लेना देना है, कनेक्शन है, या तो सरकार को उससे पैसा लेना है टैक्स के रूप में या फिर पेनल्टी के रूप में, कुछ भी पैसा लेना देना है, उसको एसएससी बुलाएंगे। टैक्स पेबल का क्या मतलब? पेबल मतलब होता है पे अभी करना है, अभी पे नहीं किया है। मतलब सरकार ने डिटेक्ट कर लिया कि जी सर आपने सरकार को इतना पैसा देना है। एवरी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, एवरी पर्सन बाय हुम any tax or any other sum of money is payable under this act whether or not any proceeding under this act has started against him। कह रहा है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हुई हो चाहे ना हुई हो, बट उसको कोई अमाउंट पे करनी थी सरकार को, वो लाइबल है पे करने के लिए, तो वो एसएससी कहलाएगा। प्रोसीडिंग स्टार्टेड कहता है एनी person in respect of whom any proceeding has been taken under this act whether or not any tax penalty etc is payable by him or not। वो कहता कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई, मान लीजिए सरकार ने आपको नोटिस भेज दिया, आपके बैंक में ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके बेस पे सरकार ने भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला जी ये तो काम आपसे टैक्स लेना ही नहीं था। आप तो कहोगे सर ना तो मुझसे टैक्स लेना था ना पेनल्टी लेनी थी, फिर मैं एसएससी क्यों हुआ? मान लीजिए लेट्स से आपने अभी जो करंट में चल रहा है वो 5 लाख तक छूट है, रिबेट देने के बाद 5 लाख तक छूट है, वैसे 2.5 लाख तक छूट है कि 2.5 लाख तक किसी को इनकम टैक्स नहीं देना, हम 2.5 लाख मान के चलते हैं। आपकी इनकम थी 2-2.25 लाख, सरकार ने आपको नोटिस भेज दिया, आप तो सीधा खड़े हो जाओगे सरकार के सामने कि जी मैंने तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं, आपने खुद 2.5 लाख तक मुझे छूट दे रखी है, तो आप किस बात का वो मुझे नोटिस भेज दिया और मैं एसएससी कैसे हो गया फिर? तो उसने यही कहा कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। मतलब नोटिस अगर आपको चला गया, चाहे आपसे लेना था नहीं लेना था, कुछ पेनल्टी थी, इंटरेस्ट था, टैक्स था, कुछ भी था, वो बाद में देखेंगे। अगर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई 1 मिनट के लिए भी, कंक्लूजन बाद में होगा आपको टैक्स देना था, पेनल्टी देनी थी, कितना देना था। लेकिन अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई, अगर आपको नोटिस चले गए और आपने रिप्लाई देना शुरू कर दिया, 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया, तो भी आप एसएससी हो। एसएससी का कोई मतलब नहीं, एसएससी का सिंपल उन्होंने एक नाम दिया है कि जी हम किसके साथ डील करें, वो एसएससी है, मेरे सामने एसएससी खड़ा है, बार बार राम 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 नहीं कर सकता, या मोहन 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 नहीं कर सकता, श्याम नहीं कर सकता। तो या तो टैक्स पेबल हो तब भी आप एसएससी हो, पेनल्टी पेबल हो तब भी आप एसएससी हो। बाई चांस सरकार ने गलती से नोटिस भेज दिया, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे टैक्स पेबल था नहीं था, तब भी आप एसएससी हो। प्रोसीडिंग में बी टेकन फॉर और ऑफ, किस लिए प्रोसीडिंग की गई आपके अगेंस्ट? असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। असेसमेंट का मतलब है गणना करना। देखिए हिंदी में मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ, या हिंदी में ज़्यादा यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से कोरिलेट कर पाओ, आपके मेरे बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। अगर आप ये क्लास से फेस टू फेस तो है ही,
अगर आप ये क्लासें अपने घर बैठ के भी देख रहे हो ताकि एक कोरिलेट कर पाओ आप चीज़ों को मेरे साथ, इसलिए मैं हिंदी का थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा प्राइमरी लैंग्वेज तो हिंदी है। आपको जो बात हिंदी में समझ में आ जाए, इंग्लिश में हो सकता है आप ना समझ पाए उतनी अच्छे से। तो असेसमेंट आपने बहुत बार सीए के मुंह से या किसी वकील के मुंह से या बड़े अकाउंटेंट से ये सुना होगा, असेसमेंट चल रही है जी हमारी, मतलब गणना चल रही है, कैलकुलेशंस चल रही है, असेसमेंट हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, या केस देखना हो गया। Assessment of his income or loss sustained by him, income or loss any other person in respect of whom he is assessable, and income of any other person in respect of whom he is assessable. लेट से मान लीजिए कोई मुझसे माल खरीद के ले गया था थोक में, होलसेल पे, और सरकार ने उसको नोटिस भेज दिया, उसका केस लग गया, वो फ्रॉड कर रहा था कुछ, तो सरकार मुझे भी नोटिस भेज सकती कि आप बताइए कि आपने उसको माल बेचा था कि नहीं बेचा था। तो मैं जवाब दूंगा सरकार को, हाँ जी मैंने इतना बेचा था। या फिर ये तो हो गया जीएसटी की बात, इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स में बात करूं, लेट से मान लीजिए मैंने किसी को लोन दे रखा था, बहुत ये लोन की एंट्रियां इतनी आपको लाइफ में काम देंगी ना, बहुत ज़्यादा काम देने वाली। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते रहिएगा, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने भी होंगे, देखे होंगे आपने। लेट से मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, और उसका केस खुल गया कि जी आपके बैंक में इतने लाख की या इतने करोड़ की एंट्री आई हुई है, तो वो तो डिपार्टमेंट में बोल देगा जी मैंने फला फला बंदे से लिया था, ये उसका पैन कार्ड रहा। तो हो सकता है डिपार्टमेंट मुझे भी नोटिस भेज दे। तो ये नोटिसों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि नोटिस देखा नहीं और डर गए। फीस रिकवरी के लिए क्लाइंट को डराना है तो वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नोटिसों से इतना नहीं डरना। पहले पढ़ो तो सही नोटिस में क्या लिखा गया। उस नोटिस में सिंपल लिखा, पूछा था मुझसे कि जी आपने इस बंदे को इस तारीख पे इतनी अमाउंट दी कि नहीं दी, मैंने जवाब दे दिया, तो उस टाइम मैं भी एसएससी हो गया। रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, जो टीडीएस का रिफंड वगैरह आते हैं, तब भी आप एसएससी कहलाओगे अगर आप रिफंड क्लेम करने जाते हो और आपका रिफंड नहीं हो रहा डिपार्टमेंट में। असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट होता है फ्री वाले जो बेनिफिट मिलते हैं, अधिकतर एम्प्लॉयज़ को मिलते होंगे। गाड़ी मिल गई, कन्वेंस मिल गया, फ्री का घर दे दिया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर मतलब जिसके मन नौकरी करता है, तो ये फ्रिंज बेनिफिट जो भी मिलते हैं उनकी असेसमेंट कर रहा हूँ, उनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये भी कोई भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती किसी भी तरीके से, तो आप हर केस में एसएससी कहलाओगे। तो मैंने एसएससी की बात की। एसएससी मतलब सरकार से पैसा लेना है, पेनल्टी सरकार को पैसा देना है एज ए टैक्स के रूप में, पेनल्टी देनी है, इंटरेस्ट देना है, तो भी आप एसएससी। अगर सरकार ने आपको नोटिस भेज दिया किसी दूसरे की पूछने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन हुई नहीं हुई, क्या हुई, तो भी आप एसएससी। सरकार ने गलती से नोटिस भेज दिया, आपका नोटिस बनता ही नहीं था, तो भी आप एसएससी कहलाओगे। डीम्ड एसएससी, डीम्ड का मतलब क्या होता है, मानो या ना मानो। डीम्ड का क्या मतलब होता है, मानो या ना मानो। हमने तो मान लिया, जबरदस्ती वाली जो बात होती है, आप मानो या ना मानो, हमने मान लिया, डीम्ड है, ये बात होनी है जी। कहता समटाइम्स, कभी कभार, ए पर्सन बिकम्स असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन, किसी और के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, असेसेबल हो जाता है। इन सच ए केस ही मे बी डीम्ड एज एन एसएससी। जैसे आपकी कोई भी इनकम थी, आपने क्या किया, उस इनकम का डाइवर्जन कर दिया। मतलब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं से आपकी इनकम आती थी, कैश में आती थी, बैंक से आती थी, जो भी था, आधी कैश में आती थी, आधी बैंक से आती थी।
अब आपने क्या किया कि वो आधी इनकम अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, सारी इनकम आती आपके नाम पे थी, आपने आधा का एक काम किया कि 5 लाख तक छूट है, मान लो आपकी 8 लाख रुपए थी, आपने 4-4 लाख या फिर 5 लाख 3 लाख करके बांट लिया। तो जो आपकी वाइफ होगी वो डीम्ड एसएससी मानी जाएगी। वो क्या कह रहा है, समटाइम्स ए पर्सन बिकम एसेसेबल, एसेसमेंट होगी उसकी, मतलब उसकी गणना होगी, उसका केस देखा जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन, मेरी जो इनकम उसके ऐड में गई थी, ये ध्यान रखना। इन सच ए केस ही मे बी डीम्ड एज एन एसएससी, वो डीम्ड एसएससी मान लिया जाए। सरकार कहेगी तो इनकम इसकी नहीं थी बट आपने डाइवर्ट की है, कन्वर्जन किया है इनकम का, तो हम इसको भी एसएससी मान लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर बाई चांस खुदा न खास्ता भगवान ना करे कभी किसी की डेथ हो जाती है, तो जो उसका लीगल हेयर होगा, लड़का या लड़की, वो रिप्रेजेंट करेगा अपने फादर या मदर या जो भी गार्जियन था उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, वो भी एसएससी हो गया। जो डेथ हुई वो तो एसएससी था ही, लेकिन वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो ये टर्मोलॉजी ना कहीं आपको काम आएंगी। देखिए, अगर आपको एक सिंपल अकाउंटेंट बनना है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप ये चाहते हो कि 10-15 हज़ार की इनकम मंथली हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो सिंपल आप रिटर्न फाइल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा तहजीब वाला अकाउंटेंट बनना है, ताकि मार्केट में भी यार हाँ यार ये बंदे से काम कराना है मुझे, तो आपको ये टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए। क्लाइंट आपके सामने बैठा होगा, आप क्या बोलोगे उसको कि उसके बेटे ने ये कर दिया? नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ने ये काम किया था जी। कई केस प्रेजेंट करना पड़ा तो सामने जज बैठा होगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आईटी होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो भी समझेगा यार बंदा पढ़ा लिखा है, आपको तमीज़ और तहजीब से बात करेगा। वरना आजकल तो ये लोग तमीज़ तहजीब बिल्कुल भूल चुके हैं। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट आगे आएगा, एग्जांपल्स के साथ मैं आगे समझाऊंगा, आगे चैप्टर में आना है कि एसएससी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है। असेसमेंट मैंने आपको सिखाई दिया था, दिस इज द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय एओ। एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर, एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर, जो आपके केस को देख रहा है उसको एओ बोलते हैं। ये टर्मोलॉजी याद होनी चाहिए, एओ किसको बोलते हैं? जो असेसिंग ऑफिसर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपका केस डील करता है, उसको एओ बोलेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। असेसमेंट का क्या मतलब होता है? असेसमेंट का मैंने क्या बताया था अभी आपको, असेसमेंट का मतलब गणना करना, केस देखना। वही कह रहा है कि दिस इज़ द प्रोसीजर, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, बाय विच इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड, डिटरमाइन की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, गणना की जाती है बाय द एओ, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेसमेंट। और जिसके साथ हो रही है उसको बोलते हैं एसएससी, और जो सामने ये प्रोसेस कर रहा है उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। ये टर्मिनोलॉजी एकदम दिमाग में छाप लो। असेसिंग ऑफिसर जो देख रहा है, असेसमेंट जो ये प्रोसेस हो रही है, एसएससी जो ये काम करवा रहा है एओ से। इट मे बी नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एनी इनकम प्रीवियस। ये सीए फाइनल में डिटेल में पढ़ाया गया है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यार एसएससी क्या होता है, असेसमेंट क्या होती है, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है। अब आप चले तो जाते हो आईटीओ बोल देते हो डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स ऑफिसर। आईटीओ एक पोस्ट होती है, हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपसे उससे बड़ा हो, सुपरिटेंडेंट हो, सीआईटी हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, इन सबको एओ बोलेंगे। एओ जो उस केस को देख रहा है, असेसिंग ऑफिसर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है? टैक्स के बारे में बता दिया, एसएससी के बारे में अभी अभी बताया है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स बता दिए। अब मैं आपको
टर्मोलॉजी में ही चल रहे हैं अभी, एसएससी असेसमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब अगर मैं बात करूं, हमने बात की टाइप्स ऑफ टैक्स की कि जी इतने तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, किस पे लगता है, कैसे लगता है, कौन रिकवर करता है, कौन पे करता है, किसके अमाउंट पे कितना लगेगा, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करके बताएंगे एग्जांपल्स के साथ। अब अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में ही, ये तो होगा टाइप्स ऑफ टैक्स। अब इनकम में भी बहुत तरह की इनकम होती है। सालाना रिटर्न तो बिजनेसमैन की भी जाती है, जो धंधे करते हैं, जो डीलर हैं, जो प्रोप्राइटर है। या फिर आपने कोई लैंड खरीदी बेची है, उसकी भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपने कोई, आपके पास 5-6 घर थे और आपने, या फिर 2 घर थे, एक में आप खुद रहते और दूसरा आपने रेंट पे दे रखा है, उसकी भी इनकम कंसिडर होगी आपकी। या फिर अगर आपने सट्टे में कोई पैसा कमाया, गैम्बलिंग में, हॉर्स रेस में, तो वो भी आपकी इनकम कंसिडर होगी। तो इनकम टैक्स के पास फिर वही बात आ गई कि जी इन सबको बाइफरकेट कैसे करें, कैसे कहें कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। बड़ी दिक्कत। सब पे तो एक जैसा टैक्स नहीं लगा सकते ना। अब मान के चलो कोई बंदा एक घर में खुद रहता है, दूसरा घर रेंट पे दे दिया, फिर एक फ्लोर पे खुद रहता है, ऊपरला फ्लोर रेंट पे दे दिया ऊपर वाला। अब सेम टैक्स, सेम कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना उस बंदे के साथ। अब आप आस पड़ोस में देखते होंगे जो लैंडलॉर्ड है वो इतने शातिर है, वो कैश में लेते हैं रेंट को और दिखाते ही नहीं है पक्के की इनकम, उस सारे पैसे को खा जाते हैं। जबकि अगर सही तरीके से उसको अपने आईटीआर में दिखाना चाहिए उनको, हाउस रेंट रिसीव्ड के नाम से, तो दिखाते नहीं। अगर किसी बंदे का कोई बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग काम है और वो प्रोप्राइटरशिप में डील कर रहा है, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी बंदा काम करता है उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ये आगे डील करने वाला हूँ। या फिर आपने कोई असेट्स बेची, शेयर परचेज, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, शेयर परचेज आपने खरीदे, फ्यूचर ऑप्शन में डील किया आपने, उसकी इनकम भी तो टैक्स होगी। आप समझते हो किसी को पता ही नहीं चल रहा, आपके पैन कार्ड से लिंक होते हैं आपके अकाउंट्स। तो इन सबको गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हमने पहले टैक्स बांट दिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आधी टेंशन खत्म। अब ये कहते हैं हम इनकम भी बांट देते हैं, हम हेड्स बना देते हैं। इन्होंने 5 हेड बनाए, 5 हेड में इनकम टैक्स की इनकम को कंसिडर किया कि जी आपके सिर्फ ये 5 हेड हो सकते हैं, इससे बाहर आपकी इनकम हो ही नहीं सकती। हेड कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, हम इसको हमेशा हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे, एचपी के नाम से। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अभी बता रहा हूँ, एक एक करके सब क्लियर करूँगा, शांत रहो, शांत रहो। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजी, बीपी, अदर सोर्सेस। सैलरी तो हो गया जी, आपको भी पता है, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो आपकी जो इनकम होगी, इनकम टैक्स में जो टैक्सेबल होगी, वो अंडर द हेड सैलरी होगी, अंडर द हेड सैलरी होगी। सैलरी में उसको हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सैलरी के अलग स्लैब होंगे कैलकुलेट करने की, उसका कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा।
उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अगर आपके पास घर वर है, बिल्डिंग है, आपने फैक्ट्री है वो रेंट पे दे रखी है, तो उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी का अलग से चैप्टर्स बनाए गए, वो वहाँ पे डील होगा। उसके बाद आया कैपिटल गेन। कैपिटल मतलब पूंजी। अगर आप, कैपिटल गेन का मतलब है या तो आपने शेयर परचेज सेल किए, आपने जो पूंजी कहीं इन्वेस्ट कर रखी थी वो आपने वो चीज़ बेच दी या फिर और कोई ख़रीद ली, जो सेल परचेज आपने की, कैपिटल गेन जो हुआ उस पे आपको कैपिटल अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। या फिर कोई मशीनरी खरीदी हुई थी वो सेल परचेज कर दी, फर्नीचर सेल परचेज कर दिया, लैंड सेल, मतलब कोई भी पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा था, मतलब जो पूंजी आपने कहीं लगा रखी थी, इन्वेस्ट कर रखी थी। मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। जो आपका कोर बिजनेस है, लेट्स से मान लीजिए मेरा काम पेन बनाने का है और मैं पेन सेल परचेज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है। ये मैंने एक बार नहीं बेचा, तो मैं दिन में 50 बार पेन बेचूंगा यार, 100 बार पेन बेचता हूँ। मैं कैपिटल गेन इस पे नहीं दे रहा, इस पे मैं जीएसटी दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने कहा था कि बर्डन सामने वाले पे लेगा, जो कंज्यूमर होगा इसका। वहीं अगर ये टेबल है मेरी, ये टेबल रखी हुई है, इसको मैं बेचता हूँ या फिर अपनी गाड़ी को बेचता हूँ, जो कि मैं डेली गाड़ी थोड़ी बेचता हूँ, क्योंकि मेरा तो पेन बेचने का काम है। टेबल बेच देता हूँ, टेबल डेली थोड़ी बेचूंगा, टेबल तो अभी बेची मैंने, फर्नीचर बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी बेच दी मैंने, जहाँ ये पेन बनते थे वो प्लांट बेच दिया, पुराना हो गया था, जंग लग गया था। प्लांट थोड़ी डेली बेचता हूँ, मैं तो पेन बेचता हूँ। तो जब मैं प्लांट बेचूंगा, वो पूंजी लगा रखी थी ना मैंने, उस प्लांट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो जो मैंने वो बेचा उस पे जो भी पैसा आया माइनस खरीद का पैसा, कैपिटल गेन जो भी होगा वो कैपिटल गेन में हेड होगा। डिटेल में हर हेड को डिटेल डिस्कशन लेंगे इसका, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे। पीजीबीपी का मतलब है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन्स, प्रॉफिट स्लैश गेन, पीजीबीपी, शॉर्ट में इसको पीजीबीपी बोलते हैं। प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ, किस पे, या तो बिजनेस से या प्रोफेशन से। प्रोफेशन का मतलब सीए इन प्रैक्टिस प्रोफेशन है, लेकिन ये पेन सेल परचेज करना मेरा बिजनेस था। तो इन दोनों से जो भी मुझे प्रॉफिट या गेन हुआ वो मेरा कहाँ जाएगा, पीजीबीपी। ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो मार्केट में चलती हैं, आपको भी याद रहनी चाहिए, याद हो जाएंगी धीरे धीरे। फिर सरकार कहती इनके अलावा कुछ भी आपने कमाया, सारा का सारा कहाँ डाल दो, अदर सोर्सेज में, हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा कि जी पहले 4 में मैं कहाँ लेके जाऊं, आपको नहीं समझ आ रहा था कि इन चारों में से किस हेड में मेरी इनकम जाएगी, तो सिंपल एक काम करो, उठा के उसको अदर सोर्स में डाल दो, कहानी खत्म, वहाँ पे टैक्स दे दो। तो सरकार ने ये 5 हेड ऑफ इनकम बनाए, जो भी आपकी डायरेक्ट इनकम होगी, जो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपका, आप पास ऑन नहीं कर सकते किसी और पे, उसको आप 5 हेड में बांट सकते हो। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज। रेलिवेंस ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी। हेड्स के कौन कौन से हेड्स हैं, ये हेड्स हो गए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो ये 15, 17, 22, 27, 28 to 44 डीबी, 45 to 45A, 56 to 59, ये क्या है, गेस करो थोड़ा, क्या होगा ये?
ये सेक्शंस है, सही है। ये सेक्शंस लिखे हुए हैं कि जिस सैलरी की अगर आपको बात करनी है इनकम टैक्स में, तो आप सीधा उठ के जाना और 15 से 17, 15, 16, 17 ये 3 सेक्शन देख रहे हैं। 16 शायद डिलीट हो चुका है, 16 नहीं है, 15 और 17। कहने का मतलब 15 से 17 के जो भी सेक्शंस आप सारे पढ़ना, आपको सैलरी चैप्टर ही क्लियर कर देंगे। आप सारे जो डाउट आपके वहीं सिमट के रह गए। इन्होंने एकदम अच्छे से बनाया हुआ इस चीज़ को, ताकि किसी को दिक्कत ना है। सैलरी का पढ़ना मैं पढ़ूँगा इतने बड़े इनकम टैक्स एक्ट में, इतना मोटा इनकम टैक्स एक्ट है। तो उन्होंने कहा कुछ मत करना, सीधा सेक्शन में जाना, सेक्शन 15, 16, 17 3 सेक्शन पढ़ना, आपको पता चल जाएगा सैलरी में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की बातें करनी है, आपको देखना है भाई ये मेरा हाउस है, क्या इससे रेंट लेना मेरी इनकम है भी कि नहीं है, फैक्ट्री है, लैंड है, क्या क्या इनसे मेरी इनकम होगी और मेरे रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सेक्शन 22 से लेके 27, 22 to 27 आपको देखना है। उसके बाद पीजीबीपी, अगर आप कोई धंधा करते, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आपको देखना है कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है। कौन सा आपने एक्स खर्चा कर दिया था बिजनेस में, वो आपको अलाउड हुआ। अलाउड का मतलब इनकम टैक्स ने वो खर्चा माना और आपको उसकी डिडक्शन दे दी। कौन सा ऐसा खर्चा आपने कर दिया था बिजनेस का, लेट से कई बार क्या करते हैं कि घर पे एसी लगवा लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और कहते हैं जी हमने तो ऑफिस में लगवाया था। तो इनकम टैक्स कहता है हमें बेवकूफ़ मत समझो। अगर आपने 10 एसी खरीदे हुए तो दिखा दो मुझे अपनी प्रीमाइसेस में 10 एसी। अगर उसकी प्रीमाइसेस में 5 मिले, तो जो 5 का उसने खर्चा क्लेम किया था अपने बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको वो डिसअलाउ कर देगी। तो ऐसे ही अगर हमें पीजीबीपी के बारे में पढ़ना, किसी भी धंधे से रिलेटेड ये खर्चे अलाउड होंगे, ये नहीं होंगे, ये इनका इनकम कंसीडर होगी, तो आपको सीधा कौन से सेक्शन में जाना, 28 to 44 DB। उसके बाद अगर आपने कोई मशीनरी बेची, फर्नीचर बेचा, कोई प्लांट बेचा, कुछ भी बेचा, कैपिटल गेन हुआ, लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, फैक्ट्री बेची, अगर उस शेयर्स बेचे, डिबेंचर्स बेचे, अगर उस पर कुछ भी गेन हुआ और आपको पढ़ना है कि जी मैंने इतने के शेयर बेचे थे, कौन सी कॉस्ट परचेज होगी, कौन सी सेल होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो ये आपको सिर्फ ये टर्मोलॉजी सिखा रहा हूँ मैं, जो सेक्शन 2 में हर एक्ट में दी जाती हैं। तो क्योंकि अब आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास है, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन क्या होता है, ये सेक्शंस क्या होते हैं, टैक्स क्या होता था, जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, सैलरी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो लास्ट जो कहीं नहीं मिला उसको उठा के कहाँ डाल दो, अदर सोर्सेज में डाल दो। ठीक है, तो ये आज की क्लास के मोटे मोटे पॉइंट्स थे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको आप रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, यकीन मानिए, साथ बने रहिएगा, आपको एक अच्छा परफेक्ट अकाउंटेंट बना के छोड़ूंगा। आप मार्केट में अपनी प्रैक्टिस करोगे, या फिर अगर आप सीए इंटर में हो और आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको प्रैक्टिकल साथ में ऐसा सिखा दूंगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा, खुद से इंटरेस्ट आएगा कि यार इनकम टैक्स पढ़ते हैं, आपको मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे आप खेलने लगोगे इनकम टैक्स के साथ, सेक्शंस के साथ खेलने लगोगे, सब सेक्शंस के साथ। कोई बंदा बोलेगा, आप झट क्लिक होगा कि यार ये बंदा इस सेक्शन की बात कर रहा है, इस केस लॉ की बात कर रहा है, इस केस में ये हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है इस पे। आप जब ऐसे बोलने लगते हो ना, तो क्लाइंट को भी आप पे ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो साथ बने रहिए, सारी क्लासें ध्यान से देखिए। एक मेरी रिक्वेस्ट, अपने साथ नोटबुक जरूर रखिए तब भी आप क्लास ले, ताकि उसमें ये जो पैराग्राफ छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ, आज तो थ्योरेटिकल क्लास थी, बहुत छोटी क्लास ली है मैंने, लेकिन आगे चल के क्लास से एकदम परफेक्ट होने वाली है। ये डायग्राम साथ साथ बनाते रहिएगा, ताकि आप आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद कोई चीज़ नहीं समझ आई या भूल गए थे आप ज़रूरी नहीं होता कि आप आज पढ़ के गए और हर चीज़ की आपको एप्लीकेबिलिटी आने लग जाएगी ये बैच ख़त्म होने के बाद। हो सकता है आप प्रैक्टिस शुरू करने बैठे, आपके जो भी आपका एरिया है लोकल में कोई शेयर परचेज वाला बंदा आया ही नहीं,
लेकिन आज से 5 साल बाद आपको शेयर परचेज वाले बंदे धूम धड़ाम से मिलेंगे। हर कोई शेयर ट्रेडिंग कर रहा होगा। उस टाइम पे फिर दोबारा थोड़ी क्लास लोगे आप, ना आपके पास इतना टाइम है, ना आप अपना पैसा वेस्ट करोगे। आप सीधा अपने नोट्स में जाइएगा, ग्राफ जो डायग्राम्स बनवाएं छोटे छोटे वो पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए वहाँ पे ब्रैकेट में, देखिए ये सर ने ये एग्जाम्पल दिया, तो आपको तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। आपके ब्लड में मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स निकलेगा जब ये बैच ख़त्म होगा। आप जाइएगा ब्लड टेस्ट कराने डॉक्टर पाथ लैब या किसी में भी, ये ऐसे सेक्शंस, सब सेक्शंस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये ऐसे निकलेंगे आपके, यकीन मानिए। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। भरोसा रखिए, बढ़िया अकाउंटेंट, बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के भेजेंगे आपको इनकम टैक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए। जय हिंद। थैंक यू।